टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका 26वां दिन है। हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव की परिभाषा हो गई थी। फिर हमने ये देखा कि जो सूक्ष्म जीव है मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। उन वर्गों के आप नाम बताओगे, जैसे जीवाणु है, शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है। इसके अतिरिक्त एक अन्य वर्ग बताया था, वो कौन सा होता है? विषाणु, जो इनसे सबसे अलग होता है, इन विभिन्नता पाई जाती है इनसे। फिर हमने कुछ विषाणु जनित बीमारियां देखी, जीवाणु जनित बीमारियां देखी, प्रोटोजोआ जनित बीमारियां, उसके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने अध्ययन किया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं। तो उसमें हमने अध्ययन किया कि एक तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं हर जगह विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। साथ ही सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय के भी हो सकते हैं या बहुकोशिकीय के भी हो सकते हैं, जैसे जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कुछ शैवाल है, ठीक है ना। ये तो क्या हो सकते हैं? एक कोशिकीय हो सकते हैं। लेकिन कवक है या कई शैवालों की यदि हम बात करें वो बहुकोशिकीय हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जैसे हर जगह पर, जैसे मान लो कितनी भी बर्फीले स्थान हो, यानी शीत जो है जहाँ ठंड बहुत ज्यादा गिरती हो, जैसे मान लो कोई महाद्वीप हो सकता है, ठीक है, ग्लेशियर जहाँ पर है वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव विद्यमान हो सकते हैं। साथ ही कोई गर्म स्रोत हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गर्म झरने हो, पानी का गर्म झरना हो, उसमें भी क्या उपस्थित हो सकते हैं? सूक्ष्म जीव उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो सूक्ष्म जीव है वो मरुस्थल से लेकर दलदलीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। कितना ही अधिक मरुस्थल हो या फिर दलदल पाया जाए वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जो जीव होते हैं या अन्य जो जंतु होते हैं उनके शरीर में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब मनुष्य के अतिरिक्त, मनुष्य के साथ साथ सभी जंतुओं में सूक्ष्म जीव क्या पाए जाते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव अकेले भी रह सकते हैं, यानी स्वतंत्र भी रह सकते हैं, या फिर आश्रित भी रह सकते हैं। स्वतंत्र की हम बात करें, अमीबा, जो प्रोटोजोआ अमीबा है वो क्या है? स्वतंत्र जीव है। आश्रित की हम बात करें कि जैसे कवक होते हैं वो आश्रित होते हैं, या फिर हम बात करें कुछ जीवाणु समूह भी है जो क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो आज हम क्या लिखेंगे? यहाँ तक हमने लिख लिया था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बर्फीले स्थान से लेकर गर्म स्रोतों में विद्यमान होते हैं। अब हम लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव मरुस्थल व दलदल क्षेत्र दोनों में विद्यमान होते हैं। तो इसके बाद में लिख लो, क्या लिखना है हमें? सूक्ष्म जीव मरुस्थलीय व दलदलीय क्षेत्रों में भी विद्यमान होते हैं। ठीक है। इसके साथ ही हम लिखेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है वो क्या हो सकते हैं? मनुष्य के साथ ही सभी जंतुओं के शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। तो हम लिखेंगे सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में विद्यमान होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करें कि मुख्यतः जो सूक्ष्म जीव हो सकते हैं स्वतंत्र हो सकते हैं या किसी जीव पर आश्रित भी हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं अथवा
किसी दूसरे जीव पर आश्रित रह सकते हैं, आश्रित रह सकते हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में पाए जा सकते हैं या फिर किसी अन्य जीव पर आश्रित भी रह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करेगी जो अमीबा जो जीव है वो क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है या अकेला ही रहता है। लेकिन जीवाणु की यदि हम बात करें या फिर कवक की यदि हम बात करें तो वो क्या रहते हैं, दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं या फिर किस में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं। कोई भी कवक हो सकता है, जीवाणु है, वो क्या पाया जाता है, समूह में पाया जाता है। तो हम लिखेंगे अमीबा। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, अमीबा की यदि हम बात करें, अमीबा अकेला रहता है, जबकि हम बात करें कवक है, वह जीवाणु किसमें पाए जाते हैं, समूह में। समूह में पाए जाते हैं। ये क्या हो गया, थोड़ा सा सूक्ष्म जीवों के बारे में कि सूक्ष्म जीव है वो कहाँ पर निवास करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि सूक्ष्म जीव प्रकृति में हर जगह विद्यमान होते हैं, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी बर्फ वाली जगह हो, या फिर मरुस्थल हो, या दलदलीय क्षेत्र हो, या शरीर के अंदर हो या बाहर हो। ठीक है ना। या फिर हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से पाए जा सकते हैं। तो ये अकेले भी रह सकते हैं या फिर समूह में भी पाए जा सकते हैं। तो अकेले रहने का उदाहरण क्या है, अमीबा। और समूह की यदि हम बात करते हैं, समूह में पाए जाते हैं कौन से, कवक व जीवाणु, वो क्या पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा रह गया किसके बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में कि सूक्ष्म जीव वहां पर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और हम, यानी कहने का मतलब है सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है और किस प्रकार से हानिकारक है। ठीक है ना, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये उतार लो, उतार लिया होगा। अब अगला टॉपिक लिखो, सूक्ष्म जीव हम, यानी हमारे पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, लाभदायक प्रभाव किस प्रकार से डालते हैं और हानिकारक प्रभाव किस प्रकार से डालते हैं। अगला टॉपिक लिख लो, सूक्ष्म जीव और हम। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत ये कि हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। इसके अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। हम बात करें कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। जिससे हम बात करें कि जैसे दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए भी सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है। एक जीवाणु होता है जिसके कारण दूध से किस में बदला जाता है, दही में बदला जाता है। उस जीवाणु का नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। एक बार देख लो इधर, जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना। इस लैक्टोबैसिलस जीवाणु की यदि हम बात करें तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु की उपस्थिति में क्या होता है, दूध से क्या हो जाता है, दही का निर्माण हो जाता है। यानी दूध से दही बनाने का जो कार्य करता है वो कौन सा सूक्ष्म जीव है, जीवाणु करता है, तो उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दूध से दही में बदलने का कार्य करता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जैसे पनीर बनाने में सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है, इडली है, ठीक है ना, वो बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त अल्कोहल बनाने में इस जो काम में लिया जाता है, अल्कोहल बनाने में भी क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है, ब्रेड बनाने में। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों का क्या है, हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो ये हो गया, ये ध्यान रखना थोड़ा। एक नंबर का क्वेश्चन है कि जो दूध से दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम लिखिए, तो हम लिखेंगे दूध से दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। कार्य क्या है, दूध से दही में बदलना, दूध से दही में बदलना। उसके लिए उत्तरदायी जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस। इस जीवाणु का सही प्रकार से नाम याद रखना। अब देखो मित्रवत सूक्ष्म जीव में एक नंबर लिखेंगे दही व ब्रेड का बनाना या दही व ब्रेड को बनाने की प्रक्रिया।
ये हमारा टॉपिक अब दही व ब्रेड को बनाना या का बनाना। ठीक है, उसमें हम ये लिख सकते हैं कि दूध से दही में परिवर्तित करने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी होता है। कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु, क्या नाम है जीवाणु का? लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। ये किसके बारे में हो गया? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के बारे में, जो दूध से दही बनाने का कार्य करता है।